हेलो एवरीवन, सी लर्निंग हब में आप सभी का स्वागत है। ये एनटीए यूजीसी नेट जेआरएफ के लिए सोशियोलॉजी में थिंकर्स के पार्ट को मैंने शुरू किया है। और यूनिट 1 में सेक्शन 4 जो है, जिसमें उत्तर आधुनिकतावाद, उत्तर संरचनावाद तथा उत्तर उपनिवेशवाद के जो थिंकर्स हैं उनको मैं 1 बाय 1 कवर करूँगी। वीडियो को अंत तक देखिएगा, क्योंकि ये जो थिंकर है पियरे बोर्डियो न्यू सिलेबस में इंट्रोड्यूस हुए हैं और इनके बारे में जो भी फैक्ट्स हैं, इनके जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। और जो इस समय का पैटर्न है एग्ज़ाम का, इसमें हर तरह के क्वेश्चन अब दूसरे उससे आने लगे हैं। काफ़ी मतलब डेप्थ में पूछने लगा है, थिंकर्स को भी कई एंगल से पूछने लगे हैं, तो इसलिए। और जो नए थिंकर्स इंट्रोड्यूस हुए हैं उनके बारे में पूरी जानकारी भी एक प्लेस पे नहीं मिल रही है। तो इस वजह से भी जहाँ से भी मुझे जो भी चीज़ें मिली हैं, मैंने कोशिश की है कि पूरी तरह से इनको समग्र रूप से यहाँ पे व्याख्यायित किया जाए। तो वीडियो की शुरुआत करते हैं टाइम वेस्ट किए बिना। ये मेरा इंट्रोडक्शन पेज है, आप इसको पॉज करके पढ़ लीजिएगा। पहले तो किसी भी थिंकर्स के लिए जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ होती है, जो उनकी सामाजिक पृष्ठभूमि होती है, जहाँ से वो निकलते हैं, जहाँ से वो उनकी शुरुआत होती है, तो वो बहुत मैटर करती है। पियरे बोर्डियो जो थे एक साधारण कृषक परिवार से थे। इनकी कोई भी दार्शनिक या समाजशास्त्री दृष्टिकोण से कोई पृष्ठभूमि नहीं थी, किसी भी तरह का इनका नहीं था। लेकिन इसीलिए फिर एक महान समाजशास्त्री की तरफ ये इनका ध्यान गया है, और उन लोगों ने जो बात इनके लिए कही है, इससे इनके व्यक्तित्व का और भी जो कद है वो ऊंचा हो जाता है समाजशास्त्र में। रेमंड डुरान समाजशास्त्री हैं, उन्होंने इनके बारे में कहा कि बोर्डिये जिस सांस्कृतिक पूंजी कल्चरल कैपिटल की डटकर वकालत करते हैं की है, उसमें स्वयं की कोई भव्य संस्कृति नहीं थी, वह इसके अपवाद थे। एक किसान के बेटे होकर भी उन्होंने समाजशास्त्र में जो नाम अर्जित किया है वह बहुत बड़ी बात है। इसी तरह गिडेंस उनके बारे में कहते हैं कि शिक्षा क्षेत्र में इवान इलीच का जो बड़ा नाम है, और इसी तरह बोर्डियो ने भी अपनी जो व्यक्तित्व स्थापित की है शिक्षण संस्थाओं में, और उन्होंने जो सिद्धांत दिया सांस्कृतिक पुनरुत्पादन, बहुत ही उल्लेखनीय काम है। इस दिशा में उन्होंने जो बात रखी है अपनी, वो अगर उसका विश्लेषण किया जाए तो हमें आज भी वो बहुत ही सार्थक और बहुत प्रासंगिक लगता है कि हाँ, उनकी बात बिल्कुल सही है। अब आगे इनके बारे में और भी जानकारी, जो इनका इंटेलेक्चुअल बैकग्राउंड है। ये तो लाइफ स्केच है। इनका जो जन्म हुआ था अल्जीरिया में हुआ था, ये फ्रांस के उत्तर पश्चिम में था, और ये उपनिवेश था। फिर उसके बाद ये पेरिस चले गए थे 1950 में, और उसी के बाद से इनकी वहाँ से आगे के जीवन की जो भी शैक्षिक स्तर के बढ़ावे में, और ये फ़ौज में रहे, वहाँ से वापस आए। उसके बाद इनका जो जीवन बदला, काफ़ी उसमें परिवर्तन आया। जैसे फ़ौज में रहने के बाद इनके जीवन में जो विशेष परिवर्तन आया, और इनके जो लाइफ स्केच के बारे में और भी जो इम्पोर्टेंट बातें हैं, उससे पहले जो दो चीज़ों का इनके जीवन में परिवर्तन आने का मुख्य जो मोड़ था, वो ये था कि उसमें अल्जीरिया फ्रांस का एक उपनिवेश था। तो वहाँ पे क्या होता था, नौजवानों को फ़ौज में भर्ती कराया जाता। तो फ़ौज की सर्विस देना नौजवानों के लिए अनिवार्य थी। और जब फ़ौज में सर्विस देने के बाद ये लौटे वहाँ पे, तो जो वहाँ की समस्याएं थी जनता की, कृषक की, उस पर इन्होंने डट कर पूंजीवाद का विरोध करना शुरू किया, और ये राष्ट्रीय नेता बन गए वहाँ से। फिर वहीं से इन्होंने समाजशास्त्र के क्षेत्र में भी काम करना शुरू कर दिया, सामाजिक मुद्दों पर लिखना शुरू कर दिया, सामाजिक मुद्दों पर समस्याओं को नेशनल लेवल पर उठाना शुरू किया। तो वहीं से बोर्डिये ने अपने देश की जो ज्वलन समस्याएं थी उसमें आलोचनात्मक रूप से लिखा, बहुत लिखा। तो वहीं वे बराबर नैतिकता के द्वंद्व पर भी अपने विचार व्यक्त करते रहे हैं। कृषकों की समस्याओं से जुड़े काफ़ी इन्होंने लेख लिखे हैं। तो उसके बाद इनका जो बौद्धिक पृष्ठभूमि है उसमें काफ़ी निखार आया। इन्होंने 32 पुस्तकें लिखी, 400 से ऊपर लेख लिखे, और इनकी पुस्तकों की जो खासियत है उसमें उन्होंने तकनीकी मुहावरों को बहुत काम में लिया है, और उसमें जो पद यूज किया है वैज्ञानिक और राजनीतिक पदों का इस्तेमाल किया है। जो टर्म्स लिए हैं उन्होंने, वो मोस्टली वैज्ञानिक बैकग्राउंड और राजनीतिक पदों को लिया है उन्होंने। और इनको वैज्ञानिक व्यवहार का प्रणेता भी कहा जाता है। किसको कहा जाता है? पियरे बोर्डियो को वैज्ञानिक व्यवहार का प्रणेता कहा जाता है।
यानी व्यवहार के अंदर कैसे वैज्ञानिकता का निर्णय किया जाए, ये इनकी देन है, इस नज़रिए को देने का इनको श्रेय जाता है। फिर उनके आधिपत्य की चर्चा पर मार्क्स तथा कॉम्टे का प्रभाव दिखाई देता है। आधिपत्य का जो अवधारणा इन्होंने दी है कि आधिपत्य की चर्चा करते वक्त कहा है कि आधिपत्य किसी भी मामले में सही नहीं होता। इसकी चर्चा आगे इनकी थ्योरी में करी जाएगी। अभी मैं इनके जीवन परिचय के बारे में कि कैसे कैसे इनका उभार हुआ समाजशास्त्र में। फिर 1982 में वो पेरिस के कॉलेज द फ्रांस में समाजशास्त्र के प्रोफेसर बने और उससे पहले 1962 में वो सोबोर्न विश्वविद्यालय में अध्यापन कार्य करते थे। ये फैक्ट और जो उनका इंटेलेक्चुअल बैकग्राउंड रहा है, उस समय अस्तित्ववाद अपने अवसान पर जा रहा था और उसी समय क्या कहते हैं, स्ट्रॉस अपनी ऊंचाइयों, लेवी स्ट्रॉस अपनी ऊंचाइयों पर थे। अनुभविकता का प्रभाव विज्ञानों में बढ़ रहा था, मतलब अनुभविक आधार पर एक्सपीरियंस बेस्ड चीज़ें, जो रोज़मर्रा की चीज़ें, उनका जो उत्थान था वो काफ़ी हो गया था उस समय के समय में। और दर्शन शास्त्र में भी उनकी रुचि थी, कई दर्शन शास्त्रियों से भी प्रभावित थे। उनका जो अध्ययन है केबिलिया के कर्मकांड, बंधुत्व और सामाजिक परिवर्तन, उन्होंने बहुत कुछ लिखा है इस विषय में और उनकी उस पर आधारित बुक है आउटलाइन ऑफ अ थ्योरी ऑफ प्रैक्टिस एंड अल्जीरिया 1960 में। ये आउटलाइन, ये बुक इम्पॉर्टेंट है। सॉरी, आउटलाइन ऑफ अ थ्योरी ऑफ प्रैक्टिस एंड अल्जीरिया 1960। स्टेटमेंट है इनका कि लड़ाई के बाद पश्चिमी देशों में सांस्कृतिक पूंजी, कल्चरल कैपिटल का उद्गम हुआ। इम्पॉर्टेंट है, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन भी बहुत पूछे जाते हैं कि किसका स्टेटमेंट है, क्योंकि सांस्कृतिक पूंजी की अवधारणा इन्हीं की है, पियरे बोर्डियो की, तो ये बहुत इम्पोर्टेंट अवधारणा है। कल्चरल कैपिटल ये होती क्या है कि सांस्कृतिक पूंजी से उनका जो तात्पर्य है वह यह है कि शिक्षण व्यवस्था और पूंजीपतियों की संस्कृति से इनका मतलब है कि उन्होंने इस पुस्तक में ये भी लिखा है, कल्चरल कैपिटल नाम से पुस्तक है, उसमें उन्होंने लिखा है कि पूंजीवाद ने शिक्षण व्यवस्था के माध्यम से गैर बराबरी को फैलाया है और यह गैर बराबरी समाज की परंपरा बन गई है। कैसे गैर बराबरी को बढ़ाया है उन्होंने, इनका मानना है कि जब उच्च वर्ग के लोग शिक्षा प्राप्त करते हैं तो वो अपनी जो पृष्ठभूमि होती है उसका पूरा लाभ उठा के वो आगे बढ़ जाते हैं। वहीं जो गरीब तबके के लोग हैं, अगर वो शिक्षा प्राप्त भी कर लेते हैं तो पूरी तरह से उच्च शिक्षा में चाहे जितना वो मतलब अच्छे हों, लेकिन वो पृष्ठभूमि का इस्तेमाल नहीं कर पाते हैं, लेकिन तो वो उनके बराबर नहीं जा पाते हैं। और इसी चीज़ की जो इस कारण जो गैर बराबरी उत्पन्न होती है वो एक परंपरा बन जाती है, क्योंकि हर पीढ़ी वाले अपनी आगे की जनरेशन को आगे ऐसे ही बढ़ाते जाते हैं और जो गरीब संस्कृति के लोग हैं वो पीछे रहते जाते हैं। इन्होंने गैर बराबरी से संबंधित 3 पुस्तकें लिखी हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। द इनहेरिटर्स 1964, रिप्रोडक्शन इन एजुकेशन 1970 और कल्चर एंड सोसाइटी 1970। ये 3 बुक्स बहुत इंपॉर्टेंट है उनकी, पियरे बोर्डियो की, ये इम्पॉर्टेंट है। ये सब सुमेलित करने वाले क्वेश्चंस में भी आ जाते हैं और क्वेश्चन का अब आजकल फॉर्म बहुत चेंज होने लगा है कि क्वेश्चन पूछते हैं उसके साथ में 2 ऑप्शन दे देते हैं, बी एंड सी, इनके बारे में सही है या नहीं, ए एंड बी सही है, या फिर और भी चेंज कर सकते हैं और भी उसको टफ कर सकते हैं। यानी एक व्यक्ति के बारे में अगर आपको पूरी जानकारी है तो आप आंसर सही तरीके से टिक कर सकते हैं। इन्हीं पुस्तकों के आधार पर उन्होंने रिप्रोडक्शन थ्योरी का सिद्धांत दिया और विविध विषयों से संबंधित उन्होंने अपने विचार रखे हैं, जैसे संस्कृति, वर्ग और शक्ति, ये सब सम्मिलित रूप से उन्होंने इन सब पे लिखा है अच्छे से। और अपनी संपूर्ण जो लिखावट है, जो भी लिखा है उन्होंने अपने एक साइंटिफिक अप्रोच से लिखा है, वैज्ञानिक दृष्टिकोण रहा है उनकी लिखावट में। यह विचार उनकी लोकप्रिय पुस्तकों डिस्टिंक्शन 1979 तथा लॉजिक ऑफ प्रैक्टिस 1980 में भी है। मतलब कि साइंटिफिक अप्रोच जो उनका है वो
हर जगह देखने को मिल जाता है। ये इनकी बुक बहुत इंपॉर्टेंट है, डिस्टिंक्शन एंड द लॉजिक ऑफ प्रैक्टिस। इनकी जितनी बुक मैं बताती जा रही हूँ ये याद रखिएगा आप, बहुत इंपॉर्टेंट है, कोई भी बुक आ सकती है, क्योंकि इनका अप्रोच बहुत अप्रोप्रिएट है और उनकी थ्योरीज भी बहुत इंपॉर्टेंट है बुर्दिए की। और शिक्षा शास्त्र से जुड़े हुए समाजशास्त्री हैं, शिक्षा के क्षेत्र में इन्होंने बहुत काम किया है। और जो 20 वर्षों का इनका अनुसंधान कार्य है वो इन बुक्स में है, जैसे लैंग्वेज एंड सिंबॉलिक पावर 1990 में आई, होम्यो एकेडमिकस 1989 में, द रूल्स ऑफ आर्ट 1992 में। इनकी सारी बुक्स का नाम है, एक जगह पे मैंने कर दिया है ताकि आसानी हो आपके लिए। और किस में क्या है, कभी कभी ये भी पूछ लेते हैं कि इनकी इस बुक में क्या है, और ये जो थ्योरी है ये किस बुक से इनकी आधारित है, किस बुक में दी गई है। तो ये सारी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। और जो उनकी बाद की कृतियाँ रही हैं उसमें प्रतीकात्मक वस्तुओं का विस्तृत इन्होंने वर्णन किया है, जैसे उत्पीड़न, धर्म, विज्ञान, चित्रकला, नारीवाद आदि पर भी लिखा है। और ये राजनीति में भी फ्रांस की और यूरोप की राजनीति में भी सक्रिय बहुत रहे हैं। साथ ही उनका एक और स्टेटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, उनका कहना है कि बाजार की विचारधारा लोगों की परंपरा को भ्रष्ट कर रही है। इनका मानना है कि जो बाजार में परंपरा चल गई है जो आधुनिक समय में उससे क्या है, लोगों की खुद की जो परंपराएं हैं वो भ्रष्ट हो रही हैं। और कुछ टॉपिक्स हैं जो इम्पोर्टेंट हैं, जैसे कि व्यवहार का विज्ञान और आधिपत्य की समीक्षा। इनकी जो थ्योरीज हैं उनकी समीक्षा है कि कैसे, उससे पहले समीक्षा जो ऑल टोटल अभी तक मैंने बताया उसकी अगर समीक्षा की जाए तो समाज विज्ञान को एक ऐसी शक्ति बनाना ये चाहते थे कि जो प्रतीकों को एक शक्ति की तरह स्थापित करे, और दूसरी ओर वे सामाजिक न्याय और नागरिक नैतिकता को ऊंचा उठाना चाहते थे। जो अभी तक का मैंने डिस्क्रिप्शन दिया है इनके बारे में, उसके आधार पर जो इनकी समीक्षा की जाए तो उस आधार पर क्या क्या करना है, सामाजिक न्याय और नागरिक नैतिकता को ये ऊंचा उठाने का काम करना चाहते थे समाजशास्त्र में। और इनकी जो ये वाली थ्योरी है व्यवहार का विज्ञान और इसमें एस्पेक्ट में, सॉरी इसमें क्या है कि इसमें कुछ पॉइंट्स हैं, व्यवहार का विज्ञान और आधिपत्य की समीक्षा कैसे करनी है, इनके जो थ्योरीज हैं उसकी समीक्षा की गई है कि क्लासिकल समय से जो चली आ रही थ्योरी हैं, अक्सर नए जो वो होते हैं समाजशास्त्री, वो पुराने जो क्लासिकल थिंकर्स होते हैं उनकी थ्योरीज़ को या तो प्रासंगिकता के आधार पर तय करते हैं कि कितनी प्रासंगिक थ्योरी है, और उसको या तो काटते हैं या उसका अनुसरण करते हैं उनकी किसी थ्योरी का, और उसको अनुसरण में लेके उन्हीं को आधार बनाकर अपनी चिंतन प्रक्रिया को आगे बढ़ाते हैं। तो क्लासिकल समय से जो चली आ रही अवधारणाओं के ये कटु आलोचक हैं। जो क्लासिकल समय से थ्योरी चली आ रही थी उसके ये आलोचक भी रहे हैं, और वैज्ञानिकों, बौद्धिकों और तकनीशियनों द्वारा स्वीकृत बुद्धि संगतता की अवधारणाओं को स्वीकार करने के पक्ष में थे। ये मनुष्य के व्यवहार में विज्ञान को ये देखना चाहते थे, किसी भी प्रकार के आधिपत्य के खिलाफ थे ये, क्योंकि उन्होंने चूँकि वो स्वयं उपनिवेश में रहे थे तो वो जानते थे उस चीज़ को कि कितना बुरा होता है किसी के आधिपत्य में रहना। इस विषय पर उन्होंने कई बातें भी कही हैं, जैसे कि उन्होंने कहा है कि आम लोगों पर जो आधिपत्य स्थापित किया जाता है उसकी वैधता को लोग परंपरागत रूप से चूँकि स्वीकृति दे देते हैं, इसीलिए उनको चुनौती कभी नहीं मिलती है। यही कारण है कि परंपरा रूप से चलने लगता है। और एक जगह उन्होंने एक बात और कही है कि सामाजिक क्रिया, संरचना और ज्ञान को दोहरा बताया उन्होंने, बुर्दियों ने। और समाजशास्त्र में वस्तुनिष्ठा और व्यक्तिनिष्ठा, भौतिक और प्रतीकात्मक व्यवस्थाओं में और इसी तरह सूक्ष्म और बृहद के अंतर को सैद्धांतिक स्तर पर पृथक किया जाता है। उन्होंने कहा है कि कैसे कि समाजशास्त्र में, ये इसके अंतर्गत कही गई बात है कि समाजशास्त्र में ऑब्जेक्टिविटी एंड सब्जेक्टिविटी, भौतिक और प्रतीकात्मक व्यवस्थाओं में और इसी तरह सूक्ष्म और बृहद के अंतर को सैद्धांतिक स्तर पर पृथक किया जाता है। और भी कई बातें इसमें कही है व्यवहार के बारे में। इन्होंने व्यवहार की वैज्ञानिक विचारों और व्यवहारिकता को अलग अलग नहीं मानते हैं ये। उनका कहना है कि ये दोनों ही
मतलब कि वैज्ञानिक विचार और व्यवहारिकता जो होती है वो अलग अलग नहीं है, जबकि सिंथेटिक रूप है। ये एक मतलब एक दूसरे में मिक्स है, क्योंकि बिना व्यवहार के आप वैज्ञानिकता नहीं ला सकते और वैज्ञानिकता के बिना व्यवहार नहीं। इन दोनों को पृथक नहीं किया जा सकता है। और उन्होंने भी अपने सर्वेक्षण की पद्धति जो अपनाई उन्होंने, तो उसमें सांख्यिकी विधियों के साथ ही अवलोकन विधि, प्रत्यक्ष अवलोकन विधि का पर मिला जुला ही काम किया है। ये भी इम्पोर्टेंट है। पर्सपेक्टिव उनका क्या रहा है, सांख्यिकीय, व्यवहारिक रूप से जो रहा है उनका सांख्यिकी विधियों के साथ उन्होंने किसका प्रयोग किया है अपने सर्वेक्षण में, प्रत्यक्ष अवलोकन विधि। और वृद्धियों के अनुसार समाज में प्रतियोगिता जो होती है वो सभी स्थानों पर देखने को मिलती है। जीवन के सभी स्तरों पर गला काटने वाली प्रतियोगिता दिखाई देती है। यही समाज का खंडात्मक एगोनिस्टिक स्वरूप है। उन्होंने प्रतियोगिता को क्या माना है, खंडात्मक स्वरूप माना है समाज में। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि प्रतियोगिता को खंडात्मक एगोनॉस्टिक किसने माना है, नास्टिक यानी खंडात्मक। ये इम्पॉर्टेंट लाइन इनके द्वारा कही गई बात है, खंडनात्मक, सॉरी। मैक्स वेबर की तरह उन्होंने अपनी प्रतिष्ठा के लिए जो टर्म यूज किए हैं, धन, परिस्थिति और शक्ति को स्वीकार उन्होंने नहीं किया है। वो प्रतिष्ठा का मुख्य सिद्धांत दूसरे लोगों का निर्णय मानते हैं। यदि समाज के लोग प्रतिष्ठा देते हैं तो यह वास्तविक प्रतिष्ठा है, पूंजी प्रतिष्ठा नहीं बनाती है। उनका मानना है कि वास्तविक प्रतिष्ठा क्या है, जब लोग स्वीकृति दे देते हैं तो प्रतिष्ठा, अदरवाइज धन के आधार पर वो प्रतिष्ठा को नहीं मानते हैं। अब समाजशास्त्रीय विषय की संरचना उनके नज़रिए से जो रही है उसके बारे में विस्तृत मैं इसको समाजशास्त्रीय विषय की संरचना के बारे में पॉइंट्स हैं जो बुर्दिए द्वारा कहे गए हैं, जो एस्पेक्ट अपनाया गया है उन्होंने उनके द्वारा। सामाजिक वस्तुओं को नए सिरे से परिभाषित करने के लिए हमें व्यवहारिक बुद्धि संगतता, अप्लाइड रेशनलिज्म को काम में लेना चाहिए, बुर्दिए द्वारा कहा गया है। सॉरी, मैं ये थ्योरी बता रही हूँ कि समाजशास्त्रीय विषय की संरचना में क्या क्या है, तो इसको अच्छे से जो भी चीज़ें टर्म्स हैं वो मैं बताती जाऊँ ताकि आपको याद हो जाए। एक तो सामाजिक वस्तुओं को नए सिरे से परिभाषित करने के लिए उन्होंने क्या कहा है कि व्यवहारिक बुद्धि संगतता यानी अप्लाइड रेशनलिज्म को काम में लेना चाहिए, उन्होंने ये कहा है। फिर उन्होंने दुर्खीम के सामाजिक तत्व को अस्वीकार किया है, भी याद रखिएगा, सामाजिक तत्व को अस्वीकार किया है। अस्वीकार करते हैं और उनका मानना है कि वस्तुओं को मापने के लिए हमें और तरीके खोजने पड़ेंगे। समाजशास्त्र में जिन भी चीज़ का हमें माप लेना है, देखने का नज़रिया रखना है किसी भी घटना को, तो उसके लिए हमें और भी मेजरमेंट्स तैयार करने पड़ेंगे। और जो अभी वर्तमान में तैयार है समाजशास्त्र में विषय वस्तु, और उसको हमें स्वीकार नहीं करना चाहिए। समाजशास्त्र तो अनुभवता के माध्यम से बनाया जाना चाहिए। उनका मानना है समाजशास्त्र को किसके आधार पर बनाना चाहिए, समाजशास्त्र को आनुभाविकता के आधार पर, आनुभाविकता के माध्यम से बनाया जाना चाहिए। बनाया जाना चाहिए, ये भी कहा है उन्होंने। अतः बनी व्यवस्था को अस्वीकार करते हैं। उनका मानना है कि आनुभाविकता के आधार पर हमें बनाया जाना चाहिए। तथा अध्ययन के लिए हमें कई विधियां एक साथ अपनानी चाहिए, क्योंकि सामाजिक यथार्थता को समझने के लिए
हमें ये विधि ही अपनानी चाहिए, तभी हम समझ सकते हैं वास्तविकता को। और एक और सबसे बड़ी उनकी विशेषता है कि वस्तुनिष्ठवाद और व्यक्ति निष्ठावाद से ऊपर उठकर वो परंपरा से समाजशास्त्र वस्तु और व्यक्ति को पृथक पृथक करते हैं, और वैज्ञानिक दृष्टि से यह दोनों अलग अलग उन्होंने माना है। ये थी समाजशास्त्रीय विषय की संरचना के बारे में जो बातें बुर्दियो का विचार रहा है इस दिशा में, उसके बारे में। अब इनकी उपलब्धियां क्या क्या रही हैं उस पर चर्चा कर लेते हैं। विस्तृत चर्चा है इसमें। इसमें कल्चरल कैपिटल, सांस्कृतिक पूंजी की अवधारणा है, सांस्कृतिक पुनरुत्पादन की अवधारणा है, हैबिटस की अवधारणा है। हालांकि मतलब बुर्दिये का कोई भी जो ये विचारधारा रही है, कॉन्सेप्ट, इसको मतलब सिद्धांत की श्रेणी में नहीं रखा गया है समाजशास्त्र में, लेकिन फिर भी कुछ समाजशास्त्रियों को का मानना है कि ये सिद्धांत ही है। हालांकि इसको सिद्धांत, बुर्दिये का सिद्धांत नहीं माना गया है इसको, बस ये एक तरह से उनके दिए गए एक टर्म्स हैं और टर्म्स की व्याख्या है, लेकिन फिर भी कुछ समाजशास्त्रियों द्वारा इसको सिद्धांत ही माना गया है। देखते हैं कि कल्चरल पूंजी क्या है। कल्चरल पूंजी के बारे में इन्होंने कहा है वन बाय वन। इम्पॉर्टेंट अवधारणा है कि समाजशास्त्र में सांस्कृतिक हानि पर एक सिद्धांत उनका प्रचलित है। इसमें कहा गया है कि उच्च वर्गों की संस्कृति श्रमिक वर्गों की संस्कृति से सदा ऊंची होती है। क्यों ऊंची होती है, इससे पिछले मैंने व्याख्या किया कि कैसे ऊंची होती जाती है। सांस्कृतिक पूंजी चूंकि वो बन जाती है, और उसका आधार वही एजुकेशनल बैकग्राउंड ही होता है कि कैसे वो ऊंची पृष्ठभूमि का आधार बनाकर आगे बढ़ते जाते हैं, एक कल्चर डेवलप होता जाता है और उसको स्वीकृति मिलती जाती है, और काफ़ी गैप आता जाता है। तो इस व्यवस्था को उन्होंने कहा है कि सांस्कृतिक पूंजी का ऐसे ही जन्म होता है। इसी आधार पर बुर्दिये ने फ्रांस की संस्कृति का भी विश्लेषण किया है, और जिसमें वह शिक्षा पद्धति का प्रयोग करते हैं। बुर्दिये का कल्चरल कैपिटल थ्योरी जो है मार्क्सवाद से प्रभावित है। वे यह स्वीकार नहीं करते कि उच्च वर्गों की संस्कृति किसी भी अर्थ में निम्न वर्गों की संस्कृति से ऊंची होती है, वो नहीं स्वीकार करते हैं ये बात को। लेकिन समाज में जो चीज़ें प्रचलित हैं उनके आधार पर उनका जो तर्क है कि वास्तविकता में निम्न वर्गों की उनका कोई दोष नहीं मानते हैं, कि निम्न वर्ग का कोई दोष नहीं है, बल्कि शिक्षा पद्धति के कारण ही अंतर उत्पन्न होता है। कौन मानता है शिक्षा पद्धति के कारण गैर बराबरी आती है? तो बुर्दिये मानते हैं। भी एक अवधारणा बहुत इंपॉर्टेंट है। ये शिक्षा पद्धति के कारण जो संस्कृति में इतना गैप आता है उसको मानते हैं। शिक्षिता कि उच्च शिक्षित वर्ग अपनी पृष्ठभूमि का फायदा लेके आगे बढ़ते जाते हैं और निम्न वर्ग के पीछे पीछे रह जाते हैं। आगे इनकी जो थ्योरी है इसमें है सांस्कृतिक पुनरुत्पादन की जो थ्योरी है, कल्चरल रिप्रोडक्शन, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। कल्चरल रिप्रोडक्शन इसमें है कि शिक्षण व्यवस्था का बहुत बड़ा कार्य यह है कि वह संस्कृति का पुनरुत्पादन करती है। यानी जो संस्कृति, मान लीजिए उच्च वर्ग का कोई है और उसके यहाँ जो खान पान, रहन सहन, बोली विचार, जो भी संस्कार होंगे वो आगे की तरफ हस्तांतरित होते जाएंगे। तो क्या होगा, उसका रिप्रोडक्शन हो रहा है। शिक्षा का भी जिस आधार पे शिक्षा प्राप्त की किसी ने, और उसकी आगे की पीढ़ी क्या होगा, वो और आगे की शिक्षा उससे अच्छी ले देना चाहेगा अपने आने वाली पीढ़ियों को। तो इससे क्या होता है, कल्चरल रिप्रोडक्शन होता है एक तरह से। और व्यवहारिक रूप में यह होता है कि शिक्षा उच्च वर्गों की संस्कृति को पुनः बनाती है, इस संस्कृति का पुनरुत्पादन करती है। उच्च वर्गों में इतनी क्षमता या शक्ति होती है कि वह अपनी संस्कृति को निम्न संस्कृतियों पर लाद सकें, और निम्न संस्कृतियां उच्च वर्गों की इस संस्कृति को चूँकि वैधता दे देती है, तो इसीलिए यह विडंबना उत्पन्न हो जाती है कि निम्न संस्कृतियां उच्च वर्ग की संस्कृतियों को अपनी संस्कृति कहने लग जाती है। ये उनकी अवधारणा है, बहुत इंपॉर्टेंट है कल्चरल रिप्रोडक्शन वाली थ्योरी। इसमें क्या बात है, कैसे है, तो ये जो बात कही है बुर्दियो ने इस विषय में जो एनालिसिस किया है उसके बारे में, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर इसी के बाद ही ये जब अवधारणा इन्होंने दी कल्चरल रिप्रोडक्शन कैसे होता है, फिर उसके बाद ये कॉन्सेप्ट दिया कि कल्चरल कैपिटल यहीं से जनरेट हो जाता है, वो पूंजी बन जाती है ना, कल्चरल पूंजी फिर बन जाती है कि कोई उच्च वर्ग का शिक्षित वर्ग है, उसकी एक संस्कृति हुई, वो एक पूंजी बन गई, उसका वो प्रयोग कर रहा है आगे की पीढ़ियों के लिए भी, फिर आगे की पीढ़ी उससे आगे, तो वो रिप्रोडक्शन भी हो रहा है, वो पूंजी भी बन रही है, क्योंकि उसकी पृष्ठभूमि उस तरह से यूज हो रही है, शिक्षा पद्धति के माध्यम से वो और आगे बढ़ रहे हैं।
इसीलिए क्या है कि सांस्कृतिक पूंजी, इसीलिए यह शिक्षा पद्धति के माध्यम से ही है कि व्यक्ति अधिक धन प्राप्त कर सकता है, अधिक शक्ति भी ले सकता है। और सांस्कृतिक पूंजी संपूर्ण समाज में समान रूप से बटी हुई नहीं होती है। कई लोग उच्च शिक्षा को प्राप्त करके भी गरीब बने रहते हैं, लेकिन कुछ लोगों की पृष्ठभूमि ऐसी होती है कि वह इसका लाभ ले जाते हैं और इस तरह समाज में गैर बराबरी आ जाती है, बुर्दियो का कथन है। नेक्स्ट थ्योरी उनकी हैबिटस की है। हैबिटस भी बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरी है, यहाँ से भी क्वेश्चन आता है। और अभी तो आगे की एक्सपेक्टेशंस और आगे हैं कि क्या क्या आएगा पता नहीं, लेकिन आएगा। न्यू थिंकर हैं तो इससे क्वेश्चन तो आएंगे, मैनी डायमेंशन से आएंगे, इसलिए मैंने कोशिश की है हर डायमेंशन से इसमें शामिल किया जाए। हैबिटस की जो अवधारणा है, इनका जो कथन है कि बोर्दियो ने अपनी पुस्तक रिप्रोडक्शन इन एजुकेशन कौन सी बुक में रखी है, ये भी इम्पॉर्टेंट है। हैबिटस की अवधारणा इनकी बुक है रिप्रोडक्शन इन एजुकेशन। ये बुक आई थी 1977 में। इन्होंने इसी में हैबिटस की अवधारणा दी है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या कहा है कि हैबिटस का संबंध जीवन पद्धति से है, ये कथन है। कथन मैं बता दूं आपको लिख के, ये कथन है, याद रखिएगा। हैबिटस का संबंध जीवन पद्धति से है। इसके अंतर्गत किसी विशिष्ट सामाजिक समूह के मूल्य और आकांक्षाएं होती हैं। इसके अंतर्गत किसी विशिष्ट समूह, किसी विशिष्ट सामाजिक समूह के मूल्य और आकांक्षाएं, ये टर्म्स आए तो समझ जाइएगा, वहाँ पे आंसर पूरे ये पियरे बोर्डियो होंगे। आकांक्षाएं आती हैं हैबिटस के अंतर्गत, इन्होंने ये डेफिनेशन रखी है। प्रत्येक समूह के अपने अपने अनुभव होते हैं और इसलिए प्रत्येक समूह जो होता है वो अपना अलग अलग हैबिटस बनाता है। जैसे कि अगर उदाहरण ले लें हम यहाँ पे, जैसे गुजराती लोग होते हैं, वो विदेश में भी रहें या देश में, तो उनकी एक अलग रहन सहन की शैली होती है, खान पान होता है, बोलने का ढंग होता है, हर एक चीज़ अलग होता है। ऐसे पंजाबी, मारवाड़ी, ऐसे ही मतलब कई उदाहरण आपको पूरे विश्व में मिल जाएंगे। सब अपने अपने समूह में रहते हैं, उनकी अलग अलग रुचि होती है, अलग अलग परंपराएँ होती हैं, अलग अलग खान पान होता है। तो ये सारी चीज़ें एक मिला के उस जो समूह होता है वो एक हैबिटस बनाता है अपना। ये इसी को वो जो मतलब हैबिट से डेवलप हुआ, इसीलिए इनका नाम, इसको नाम दिया हैबिटस, कि हैबिट से बनती हैं, जो कि जीवन पद्धति का आधार हो जाती हैं वो, इस वजह से। एक और इनका बहुत थ्योरी है कि वर्ग, स्वाद और जायके पे भी इन्होंने पुस्तक लिखी है। ये और जो डिस्टिंक्शन बुक है उसी में उन्होंने वर्ग, स्वाद और जायके पे भी लिखा है, बुर्दियो ने, उसमें उल्लेख किया है। साथ ही कला, फिल्म, संगीत, भोजन आदि में लोगों की पसंद को भी परखने का उन्होंने प्रयास किया है। और वो सांस्कृतिक व्यवहारों के आधार पर स्वाद या पसंदगी को देखते हैं कि जैसी संस्कृति होगी वैसा ही उस समाज का, उस उनके जो भी सदस्य होंगे उनका व्यवहार का आधार बनेगा, और स्वाद भी उसी हिसाब से होगी, पसंद भी उसी हिसाब से होंगे उनके, और उसी हिसाब से वो अपना जो भी चीज़, जैसे कला में अगर कला प्रेमी है तो उसी हिसाब से वो जिस संस्कृति से उनके व्यवहार में होगा उसी हिसाब से फिल्म देखेंगे, संगीत को पसंद करेंगे। गुजराती होंगे तो डांडिया गुजराती, पंजाबी होंगे तो पंजाबी। तो इन आधारों को उन्होंने निकाला है कि ऐसे कैसे, मतलब कि सांस्कृतिक व्यवहारों के आधार पर स्वाद या पसंदगी कैसे निर्धारित होती है। बुर्दियो का मानना है कि समाज विज्ञान ज्ञान का एक उद्यम है और समाजशास्त्र जैसा समाज विज्ञान बुद्धि संगतता के माध्यम से सामाजिक यथार्थता को समझ सकता है। तो बुर्दियो के बारे में जितनी भी वो हो सकती थी जानकारी वो मैंने इस वीडियो में आपको दे दी है।
चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को भी प्रेस कर दें कि जो भी नोटिफिकेशन हो आपको मिल जाए। और मैं इस तरह से सारे थिंकर्स को कवर करने की कोशिश करूँगी और उनसे रिलेटेड जितनी जानकारी होगी जिससे अधिक से अधिक आपको लाभ मिल सके। और आप कहीं भी किसी भी क्षेत्र में रहते हों, यदि आपको कोई टेक्स्ट बुक नहीं मिल रही है तो आप मेरे वीडियोस को कई बार देख लीजिए। ये नोट्स जो मैंने नोट्स टाइप से जो बनाया है स्लाइड्स, इसको आप देख लेंगे तो काफ़ी आपको हेल्प मिलेगी। इसमें लगभग मैंने पूरी जानकारी देने की कोशिश की है। इस जैसे पीएरए बोर्ड दिए हों तो उनके से रिलेटेड मैंने कई बुक्स के आधार पे ये सारी जानकारी निकाली है। कई बुक्स को मैंने पढ़ा है, इग्नू नोट्स को आधार बनाया, टेक्स्ट बुक को आधार बनाया, इंग्लिश मीडियम की बुक को भी आधार बनाया। जहाँ से जो सोर्स बन सका है मैंने कोशिश की है देने की, ताकि अधिकतम लाभ आपको मिल सके। तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड कमेंट करें। कोई भी सुझाव हो तो अवश्य दें। साथ ही हमारे सी लर्निंग पेज को भी लाइक कर लें। फेसबुक पेज है, इस पर हम डेली करंट अफेयर्स के क्वेश्चन पोस्ट करते हैं और स्टैटिक पार्ट जीएस का वो भी उसमें भी जो भी रेलिवेंट क्वेश्चन होते हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट वो पोस्ट करते हैं। इससे भी काफ़ी आपको पेपर 1 में हेल्प मिलेगी। तो आपका दोनों पेपर जो है तैयार होता जाएगा, सब्जेक्ट का भी और पेपर 1 भी। और मैं कोशिश करूँगी कि जल्द से जल्द थिंकर्स का पार्ट कवर किया जाए और आगे जो भी अप्लाइड सोशियोलॉजी का पार्ट है उसको भी जल्दी से कवर करने की कोशिश की जाए। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।